उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। तो बनभूलपुरा में 8 फरवरी को शाम को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों से पुलिस ने 2 तमंचे, 6 कारतूस बरामद किए। पुलिस अभी तक कुल मिलाकर 36 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बनभूलपुरा हिंसा में शामिल दंगाइयों की तलाश जारी है। करीब 500 से ज्यादा लोगों के भागकर यूपी पहुंचने की खबर है और उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। यूपी के बरेली, रामपुर और मुरादाबाद में दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक इन्हीं इलाकों के ज्यादातर लोग बनभूलपुरा में आकर रह रहे थे और हिंसा के बाद वो अपने मूल घरों को वापस आने के बाद छिप गए हैं, लिहाजा इनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अभी भी फरार है। पुलिस उसका क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही है। इसके लिए यूपी और हरियाणा पुलिस से भी संपर्क साधा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मलिक के खिलाफ कुछ केस इन राज्यों में पहले से ही दर्ज हैं। आज जो है हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 लोग जो हैं, जो थाने के बाहर घटना हुई थी, थाना चलाने की जो कोशिश हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो पुलिस का वाहन था और जो हमारे कर्मचारी से रिवॉल्वर छीना उस मामले में। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी की शाम को ही हिंसा के मामले में शामिल दंगाई अब अपनी गलती मानते हुए माफी मांग रहे हैं। कई आरोपी अब तक पुलिस के पास पहुंचे हैं और घटना को लेकर माफी मांग रहे हैं। प्रशासन ने इनकी माफी मांगने का वीडियो भी रिलीज कर दिया है, जिसमें आरोपी माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। गलती से मैंने पत्थर फेंक दिया था, मैंने बेकार में मार दिया था। ये बहुत बड़ी गलती की, पुलिस वालों को ऊपर हमने पथराव किया और आप जनता ने मेरी यही अपील है कि ऐसी गलती ना करें। हल्द्वानी से बड़ी खबर, यहां मलिक के बगीचे में पुलिस की चौकी खुल गई है। जिस जगह पर हिंसा हुई थी, जिस कब्जे के चलते हिंसा हुई थी, पुलिस वहीं पर चौकी बना चुकी है और सीएम धामी ने पुलिस थाना बनाने का ऐलान किया था और कहा था कि थाना बनने तक पुलिस चौकी वहां पर खुलेगी। तो अब वहीं पुलिस चौकी मलिक के बगीचे में खुल गई है। बड़ी खबर। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि बनभूलपुरा हिंसा सांप्रदायिक दंगा नहीं था। ये एक प्लानिंग के तहत अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला था और कोई इसे सांप्रदायिक दंगे का रूप देने की कोशिश न करे और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस अपना काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ ठोस सबूत के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजेगी। एक तो उनको भी बताया गया कि इसको कोई भी लोग इसको कम्युनल टिंज ना दें, इसका कोई इस चीज से कोई मतलब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि चूंकि जिस तरह से वो घटना हुई थी और पुलिस पे और प्रशासन की टीम पे हमला किया गया था, तो ये इस चीज को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसमें हमने 3 FIRs रजिस्टर की हैं और उन FIRs में हम प्रॉपरली साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके इसमें जो भी दोषी लोग हम इन्वेस्टिगेशन में आते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और उस पर मैंने उनको ये भी अश्योर किया कि ये बिल्कुल दिमाग से ख्याल निकाल दें कि हम पुलिस इसमें किसी इनोसेंट लोगों को, किसी तरह से इनोसेंट लोगों को फंसाएगी या कोई ज्यादती करेगी। हम जो भी कार्रवाई करेंगे लॉफुल एक्शन लेंगे, लेकिन इस प्रकार की अफवाहों पर वो ध्यान ना दें। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि घटनाक्रम की पूरी रिपोर्ट आयोग के स्तर पर सरकार को सौंपी जाएगी। नवाब ने विवादित जगह पर बने स्ट्रक्चर को मदरसा और मस्जिद मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने मदरसे मस्जिद को अवैध करार दिया। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं आया सामने जिससे ये साबित हो कि ये मदरसा था, पूर्व में था। मस्जिद तो देखिए जब होती है, मस्जिद का नाम दिया जा रहा है इसे, लेकिन मेरा मानना है ये मस्जिद नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह मस्जिद जब कायम होती है जब जुमा कायम होता है। जुमे की नमाज कभी नहीं हुई वहां।
हल्द्वानी हिंसा का छठा दिन है और आज भी बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी है। इसके साथ आवाजाही और इंटरनेट सर्विसेज पर भी रोक है। वहीं कर्फ्यू वाले इलाके में जरूरी सामान जैसे कि दूध, सब्जी, राशन की सप्लाई प्रशासन करवा रहा है। साथ ही इलाके में मौजूद सरकारी अस्पताल को खोल दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान गंभीर बीमारों को इलाज के लिए ले जाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन बनभूलपुरा के अंदर कई लेयर की सुरक्षा और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आज कर्फ्यू का छठा दिन है और इस सब के बीच में जो पुलिस सुरक्षा है वो कड़ी की गई है। मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से यहां पर पुलिस की सुरक्षा है। और ये पूरा का पूरा इलाका इस समय ये ताज चौराहे का इलाका है और एसपी सिटी को आप देख सकते हैं। इस समय वो पुलिस और जो अर्धसैनिक बलों की टीम है उसको ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से कर्फ्यू का पालन किया जाना है और किस तरीके से आपको लोगों को घरों से बाहर आने से रोकना है। ये लगातार आज छठा दिन है और पुलिस टीम वैसे पहले से ही ब्रीफ्ड है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार फिर भी इसके बावजूद जो है वो अलर्टनेस बरत रहे हैं। अभी तक कुल मिला के 36 जो इस पूरे के पूरे मामले में आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से पहले दिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 25 लोगों की और आज 6 लोगों की नई गिरफ्तारी हुई है। और पुलिस लगातार जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश समेत इस पूरे इलाके में दबिश दे रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर भूपतवाला क्षेत्र में लगने वाले जाम से अब लोगों को निजात मिल जाएगी। NH-34 पर बनकर तैयार हुए 3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर का मंगलवार को उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार में आज 4,750 करोड़ की 30 परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में NHAI की 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और कई अन्य योजनाओं को भी स्वीकृति दी जानी है। वहीं सीएम धामी ने भी केंद्र का आभार जताया और कहा उत्तराखंड में तेजी से रोड का काम हो रहा है। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उत्तराखंड में 2014 में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था, पर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 2024 में यह संख्या 3,608 किलोमीटर हुई है। जहां कुछ लाखों में यात्री आते थे, इस वर्ष 56 लाख यात्री आए हैं। 56 लाख यात्रियों ने 4 धामों के दर्शन किए हैं। हमारा राज्य छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य के अंदर 21 स्टेट हाईवे, 21 हाईवे और 69 स्टेट हाईवे हैं। प्रदेश में सड़कों की दशा में पहले से अद्भुत रूप से विस्तार हुआ है, सुधार हुआ है। हरिद्वार से पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टनकपुर में विभिन्न योजनाओं का भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने कुमाऊं के लिए 2200 करोड़ के 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया। गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि चंपावत के गुरु गोरखनाथ मंदिर को रोपवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा केंद्रीय सड़क निधि से उत्तराखंड को 300 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। गडकरी ने बताया उत्तराखंड में फिलहाल 1,40 करोड़ के काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते 10 सालों में उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। केदारखंड से मानसखंड तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जनसभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और नितिन गडकरी टनकपुर को करोड़ों की सौगात उन्होंने दी है, जिसमें गडकरी ने 2200 करोड़ की 7 योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी में नितिन गडकरी के साथ मौजूद रहे। हमारी मंजिल की ओर, हमारे कर्म क्षेत्र की ओर, हमारे घर द्वार की ओर, उन्नति की ओर, विकास की ओर। आइए अपने बढ़ते राजमार्ग। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हर सीट पर 5 लाख वोट से जीत का अंतर चाहती है। कांग्रेस के हाल पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने दावा कर दिया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है पार्टी में बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसलिए विपक्ष दिखेगा नहीं। तो कांग्रेस ने जवाब दिया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के बयानों से बाज आए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए, तो उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से बच रहे हैं।
ऐसे में बीजेपी इस लोकसभा चुनाव को बिना विपक्ष का चुनाव बता रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में विपक्ष बचेगा ही नहीं और उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव से पहले हाथ खड़े कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार उत्तराखंड में हर सीट पर जीत का अंतर 5 लाख वोट का होगा और कांग्रेस का वोट खिसकेगा। हम सब चुनाव निर्विरोध जीत रहे हैं। अभी दूर संघ का चुनाव हुआ, दूर संघ के सारे चुनाव जहाँ चुनाव हम निर्विरोध जीते हैं। कांग्रेस को ना प्रत्याशी ना कांग्रेस को लड़ना चाहता है, वही कारण बड़े से बड़े नेता चुनाव से बच रहे हैं। और अच्छा हो कि कांग्रेस इस भाव के साथ कि भाई मोदी जी का कोई विकल्प बन नहीं सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे मत सुनो। कांग्रेस में हरक सिंह रावत, हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह जैसे बड़े नेता खुली दावेदारी या फिर चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर बड़ा बयान दिया तो कांग्रेस ने इसे बचकाना बयान बता दिया। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि चुनाव में हार जीत सबकी होती है, लेकिन कोई ना कोई चुनाव तो जरूर लड़ेगा, इसीलिए महेंद्र भट्ट को ऐसी बात करने से बचना चाहिए। उन्हें ये भी याद रखना चाहिए, जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वो खुद भी चुनाव हारे हैं, तो भैया कांग्रेस का कोई साथी ना तो डरा है। चुनाव लड़ने आना लड़ने की बात है। जब हमसे कोई बात हुई तो हमने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर प्रीतम सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा तो इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये समझ रहे कि कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्हें जो है थोड़ा संयमित होकर के बयान देना चाहिए। लोकसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। बीजेपी अभी से चुनाव में अपनी जीत तय मान रही है, पर कांग्रेस के हाल पर सवाल खड़ा करके विपक्ष को कमजोर दिखाने का भी कोई मौका चूकना नहीं चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। क्या पहाड़ के ज्यादातर विधायक पहाड़ की विधानसभा में नहीं जाना चाहते हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायकों ने स्पीकर रितु खंडूरी को चिट्ठी लिखकर बजट सत्र देहरादून में कराने की मांग की है, जिसमें ठंड और कर्मचारियों को असुविधा जैसे तर्क दिए गए हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और यहाँ करोड़ों की लागत से विधानसभा भवन बना हुआ है। ये पूछे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ माननीय विधायकों ने लिख के दिया है कि आगामी सत्र जो है वो गैरसैंण के बजाय देहरादून में होगा, तो उसमें लगभग सभी दलों के लोग उसमें शामिल हैं। अब चूँकि कई चीज़ें देखी जाती हैं, सामान्य रूप से जब वहाँ पर सत्र होगा, ये बात तो ठीक है वहाँ बहुत ठंड होगी और हमने तो ठंड के दौरान भी वहाँ पे सत्र किए हैं। ये परिस्थिति को देखते हुए तय करेंगे कि हम लोग सत्र कहाँ करें, क्योंकि माननीय विधायकों की भावनाओं को भी हमें देखना होगा। सभी चीज़ देखते हुए तब निर्णय लेंगे कि सत्र हम कहाँ पे आउट करें। और बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर मिल रही है। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र भट्ट 15 फरवरी को नामांकन करेंगे और बड़ी खबर है कि नामांकन से पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। 15 फरवरी की सुबह 10 बजे मीटिंग होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी के सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से खबर, यहां रायपुर में सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। रुड़की से खबर, बाइक सवार बदमाशों ने युवती से किया मोबाइल छीनने का प्रयास, लेकिन लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बीजेपी के लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट ने कुमाऊं के जिले के पदाधिकारियों की मीटिंग ली और लाभार्थियों से किस तरह मुलाकात करनी है इसके बारे में बताया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी। 25 फरवरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे भी प्रदेश में करवाने की तैयारी है।
उत्तरकाशी में चुनाव से संबंधित बैठकों में अधिकारियों के नहीं आने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने मीटिंग में मतदान बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर ली है। मंगलवार को मुख्य चुनाव अधिकारी BVR पुरुषोत्तम ने अपनी टीम के साथ अधिकारियों की मीटिंग ली। बागेश्वर में गुरिल्ला समिति ने एक बैठक की। समिति के लोगों ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। रुड़की में ऊर्जा निगम द्वारा वसूली अभियान के तहत कर्मचारियों से कई बार मारपीट की गई। पुलिस ने कहा कि कार्रवाई से पहले विभाग व पुलिस को सूचित करें। टिहरी से 80 छात्रों के दल को विधायकों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल खून यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय वर्कशॉप में शामिल होगा। बागेश्वर में कांडा के सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी को लेकर प्रदर्शन। नाराज लोगों ने जिला मुख्यालय में आकर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में व्यापार भवन का शुभारंभ हो गया है। विधायक मनोज तिवारी ने भवन का शुभारंभ किया और कहा व्यापारियों के लिए भवन जरूरी था। रामनगर में बसंत मौसमी 14 से 17 फरवरी तक चलेगा। यहाँ कुमाऊनी गढ़वाली के साथ जॉन सार की लोक कथाओं और लोकगीतों का मंचन किया जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। विकासनगर के पचवादून में भूमाफियाओं की शह पर लकड़ी माफिया आए दिन आम के हरे भरे बागबानों को पेड़ों पर आरियां चलाकर उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं। आलम यह है कि इस क्षेत्र में लगने वाले स्टोन क्रशरों की आड़ में भी इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर उद्यान विभाग का कहना है कि अवैध कटान को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और हाल ही में 35 पेड़ों के अवैध कटान की भी पुष्टि हुई है। तो वहाँ पर अब लगभग सिर्फ 40 पेड़ बचे हैं, यानी कि 100 पेड़ से ज़्यादा कट चुके हैं। अभी उद्यान विभाग को अगर हम 1 महीना पहले बता रहे कि वहाँ पे समस्या है और कौन सा व्यक्ति कर रहा है, हमने उसका नाम भी बताया था। इसरार नाम का व्यक्ति है लकड़ी माफिया जो बुलाकी वाले का है, उसके द्वारा काटा जा रहा है। हमने नाम तक दिया, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमने इसमें एक तो संयुक्त टीम बनाई हुई है राजस्व की और उद्यान विभाग की, जो इस तरीके की घटनाएं घटेंगी उसकी रिपोर्टिंग करेंगे और उसके साथ साथ उद्यान विभाग को संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित करेंगे। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा। दशकों तक सियासी पारी खेलने के बाद अब कोश्यारी ने एक नई मुहिम शुरू कर दी है। क्या है भगत दा की नई मुहिम, इस रिपोर्ट में देखें। सियासत की पिच पर शायद ही कोई ऐसी पारी है जो भगत सिंह कोश्यारी ने नहीं खेली हो। MLC से लेकर CM और फिर गवर्नर के पद से रिटायर हो चुके कोश्यारी अब पूरी तरह समाज सुधारक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। असल में कोश्यारी ने अब पहाड़ों में जातिवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। इस मुहिम को परवान चढ़ाने के लिए कोश्यारी दूर दराज के गाँव में जा रहे हैं। इन गाँव में जाकर कोश्यारी खासकर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने की अपील कर रहे हैं। विदेशी लोगों ने आकर के यहाँ वर्णाश्रम को विकृत करके उसे जातियों में बांट दिया और उसके कारण से यहाँ एक प्रकार से लोगों में आपसी वैमनस्य शुरू हुआ। और अब हमारा ये कहना है कि हम सब लोग आपस में भेदभाव बुला करके स्पृश्यता का भेदभाव बुला करके सब एक दूसरे के साथ बैठ के खाएंगे। इस मुहिम के तहत कोश्यारी उन लोगों को भी अपने कारवां में शामिल कर रहे हैं जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ समाज में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यही नहीं, लोगों के बीच कार्यक्रमों के जरिए भी जातिवाद के खिलाफ के माहौल तैयार किया जा रहा है। साथ ही सामूहिक भोज कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। सामूहिक भोज जैसे कार्यक्रमों में हर जाति का प्रतिनिधित्व भी नजर आ रहा है। कि समाज में ये छुआछूत का जो भेदभाव जो चलता आया है अभी उसको कम हो रहा है, तो ये आगे को ये नहीं होना चाहिए, खत्म होना, ये मेरी सोच है। असल में पहाड़ों में छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां गांव में अभी भी मौजूद है। यही नहीं, समाज के जातियों में बटे होने के कारण कई दिक्कतें भी सामने आती है। ऐसे में पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की ये कोशिश क्या रंग लाती है, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कोश्यारी जैसे दिग्गज राजनेता की समाज सुधार की ये पहल नई पीढ़ी को नई दिशा जरूर दिखा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। पहाड़ के 3 जिलों में बारिश बर्फबारी का मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट इसको लेकर जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी हुआ है। 3500 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 13 तारीख को उत्तराखंड के जो जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। तो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे वहाँ पे 13 तारीख को जो है हल्की और बहुत हल्की बर्फबारी भी मिल सकती है। बाकी दिन जो है मौसम साफ रहेगा जो है और मौसम शुष्क रहेगा उत्तराखंड में। पहाड़ की लोक गायिका कमला देवी का टैलेंट कोक स्टूडियो ने पहचान लिया है। कोक स्टूडियो दुनिया भर के ऐसे उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करता है जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बरकरार रखते हुए संगीत के नए रूप को अपना रखे हैं। देखिए रिपोर्ट। कमला देवी उत्तराखंड की पहली लोक गायिका है जिन्हें कोक स्टूडियो में गाने का अवसर मिला है। कमला देवी कुमाऊनी संस्कृति से जुड़े हुए गीतों को गाती है। उन्होंने ये कला अपने पिता से सीखी है और 15 साल की उम्र से उत्तराखंड के लोक गीतों को अपनी सुरीली आवाज में संजो रही है। मैं सबसे पहले तो कोक स्टूडियो का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो मुझे इतना बड़ा मौका वहाँ जाने का मिल रहा है। न्योली, छपेली, भगनौल, हुड़की बॉल, राजूला, मालूसाई जो मैंने आज तक पुरानी धुन थी वही धुन ने गाई। पहला उत्तराखंडी गाना जो कि कोक स्टूडियो में आने वाला है वो मैंने कंपोज किया है और वो जल्द ही आने वाला है। उसमें हमने फीचर किया है बागेश्वर की रहने वाली कमला देवी जी को, जो कि जागर, हुड़की बॉल ये सब ट्रेडिशनल गाने गाती हैं। पहाड़ की लोक गायिका कमला देवी जल्द ही कोक स्टूडियो भारत के दूसरे सीजन में नजर आएंगी। कोक स्टूडियो ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी साझा की है। कमला देवी उत्तराखंड की पहली लोक गायिका है जिन्हें कोक स्टूडियो के साथ परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। इससे